Hi, hello, namaskar, good morning, students. How are you all? वॉइस क्लियर है मेरी और वीडियो भी प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल है. लेट मी जस्ट क्लियर इट. So, hi, hello everyone. I am Akansha Mathur and I am welcome you all in my class, which is UGC NET Home Science. So, जहाँ पे आपकी जो क्लास है वो आपकी क्लास चलती है ऐप पे मंडे टू थर्सडे 10 AM और सेम टाइमिंग आपकी यूट्यूब क्लास की भी रहती है, लेकिन वहाँ पे आपके डेज चेंज हो जाते हैं जो कि आपकी फ्राइडे और सैटरडे को होती है. गॉट इट. लेट्स बी अंडरस्टैंड कि आज जो हमारी क्लास रहने वाली है ना, वो हम पढ़ेंगे अपनी फूड प्रॉपर्टीज के बारे में. अभी तक हमने जो नॉर्मल वाला पार्ट था वो कवर कर चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो चुका है कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, विटामिन क्या होते हैं, फैट क्या होता है, एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इट. बट इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. मीन जितने भी हमारे फूड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. The same way, let me just brief you about the application. आप यूजीसी नेट के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं. साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. अगर जो स्टूडेंट्स अपने दिसंबर वाले बैच में एनरोल करना चाहता है, वो बहुत अच्छा मौका है, कर लीजिए एनरोल. जहाँ पे पेपर 1 है वो 1999 में है, पेपर 2 अगेन 1999 में है. बट इफ यू वांट टू परचेज बोथ पेपर देन यू विल गेट ओनली इन 2999, जहाँ आपको नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10,000 एमसीक्यू एंड पेपर फुल नोट्स मिलेंगे. ठीक है, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है. और आप जानते हो कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट आपका क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए एक सबसे चीज आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, है ना. क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसी के बेसिस पे क्या है, आप जो आंसर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट मार्क कर पाओगे, है ना. तो इसीलिए आपकी थ्योरी चाहिए. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं अरे हमें तो ये आता है, कर लेंगे. बट एक राइट स्ट्रेटजी, ये तो भाई आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे. कि अब तो आप देख रहे हो कि यूजीसी नेट की जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके तहत बोला गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट आपका एक एलिजिबिलिटी माना जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी माना जाएगा. तो आप लोग समझ रहे हो कि अब स्टूडेंट्स नेट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि अब हर किसी को नेट क्वालिफाई करना है. तब तो पहले भी फोकस करते थे, लेकिन पहले क्या रहता था कि चलो ठीक है, नहीं हमारा नेट क्वालिफाई हुआ है, हम पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी करने के बाद में हम कहीं अपनी जॉब लगा लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे. बट अब क्या कर दिया गया है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है, इफ यू डोंट हैव पीएचडी, इट मीन्स यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर. सो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो नेट का जो एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टेप है आपकी सक्सेस के लिए. और आपको सक्सेस चाहिए तो इट मीन्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप्स भी चलना होगा. तो आई गेस आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो. जिसको इसकी इम्पोर्टेंस पता है वो रेगुलर बेसिस पे क्लास भी लेते हैं और अपना मेहनत भी कर रहे हैं. और जो हवा में ले रहे हैं तो वो समझ रहे हो कि तुम लोग क्या चीज खो रहे हो, है ना. तो जहाँ पे आपको इस अमाउंट में कुछ रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है माथुर 10 MATHUR 10. इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप मेरे कोर्स में एनरोल हो जाओगे, जो कि है आपका होम साइंस. ठीक है, जिसको भी एनरोल होना है भैया एनरोल हो सकते हो. चलो आज हम पढ़ते हैं कि फूड प्रॉपर्टीज. व्हाट इज फूड प्रॉपर्टीज? देखो यार, हर किसी इंसान की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. इन द सेम वे आपके फूड की भी प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल, राइट. इसको इस तरीके से समझो, जैसे सपोज करो
यू आर अ ह्यूमन बीइंग और आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, सो मीन्स यू आर अ टॉल, यू हैव अ फेयर स्किन, यू हैव अ हेल्दी पर्सन, है ना। तो ये क्या आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स योर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मीन्स यू आर हेल्पफुल, हेल्पफुल नेचर के पर्सन हो आप, इंटेलिजेंट हो, है ना। आप अंडरस्टैंड करते हो दूसरे की फीलिंग्स को, जिसको आप एम्पैथी कहते हो। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल। तो आप इस तरीके से समझ रहे हो। अब हम इसको ह्यूमन की तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम इसे फूड के साथ कैसे रिलेट करें। इन द सेम वे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो आपको बाहर से दिख रही हैं, है ना। यू कैन सी विद योर आईज, मतलब आउटर साइड से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दीज आर characteristics are like we have to test with the help of the equipment, मीन्स बिना इक्विपमेंट के आप इनको टेस्ट नहीं कर पाओगे केमिकल। जैसे कि सपोज करो अगर मुझे रिएक्शन करना है, मुझे बेकिंग सोडा लेना है और ऑन दी अदर हैंड मुझे फर्मेंटेट करना है किसी फूड को, तो मैं वहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और फिर मैं देखूँगी कि ये कितना फर्मेंटेड हो रहा है, इसमें कितना केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या है मुझे ऊपर से तो दिख जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ आई वांट टू चेक हाउ मेनी बैक्टीरिया इट इज़ डेवलप्ड देयर। तो समझ रहे हो कि एक तरीके से फिजिकल तो बाहर धूप से हमें देखने को मिल गया, बट केमिकल होता है विच गिव्स अस टू इंटरनल इंफॉर्मेशन, है ना। तो आउटर एक फिजिकल क्या है आउटर और केमिकल क्या है इंटरनल। इस तरीके से समझो कि मेजर कंपोनेंट और प्रॉपर्टीज फूड इन फाउंड दैट हैव देयर ओन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड आइटम। मीन्स कि हर किसी फूड की ना अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल, जो कि जो फूड है हमारा उसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मीन्स सपोज करो इफ यू वांट टू मेक इडली, है ना, आपको इडली बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको इंग्रेडिएंट लगेंगे। इंग्रेडिएंट में सेमोलिना, सेमोलिना क्या होता है भाई आपकी सूजी, हमें रवा इडली बनानी है, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नीड टू कर्ड, यू नीड वाटर। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको फर्मेंटेट करना हो, तो फर्मेंटेट करने के लिए आप बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हो, अदर एंड अदर यू कैन यूज ईनो, because these are the agents which helps to fermentate the food। अब जब जाके ये फर्मेंटेड होंगे आपस में इनको मिक्स किया जाएगा, जब ये फर्मेंटेड होंगे आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, तभी तो जाके आप इडली बना सकते हो ना। या फिर मैं आपको जाके सूजी दे दूँ और आपको दही दे दूँ, ये पकड़ा दूँ और आपसे कह दूँ कि आप इडली बनाओ, आपको पता ही नहीं है कि इसका करना ही क्या है, तो क्या आप कुक कर पाओगे। इन द सेम वे जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ना आपस में, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तब आपके फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ भी कुक कर रहे हो, कोई भी सब्जी बना रहे हो, तो वो फिजिकल फॉर्म में है आपके पास में, आप उनको चॉप करके आपके पास रख लेंगे, दीज आर इन फिजिकल फॉर्म। बट जैसे ही आप उसको हीट के पास लेकर जाओगे, उसमें स्पेसेस डालोगे, है ना, वाटर डालोगे, ये सारी चीजें डालोगे, तो उसके बाद क्या है वो रिएक्ट करेंगे आपस में जो मिलेंगे, मिलने के बाद में तब जाके वो सब्जी बनके तैयार होगी, तब वो एक ईटेबल फूड हो जाएगा, आप उसको खा सकते हो। सो वही चीज़ यहाँ कहने की कोशिश कर रही है कि हर किसी फूड की अपनी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, हर फूड अपने अपने एक डिफरेंट होता है, बट जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये दोनों आपस में मिलके एक फूड का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे लिए ईटेबल होता है, जो हमारी हेल्थ को इनहेंस करता है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड किस तरीके से होती हैं, देखो। फिजिकल एंड केमिकल properties of food and food products have central role in biotechnology, pharmaceutics and food industry। यानी कि ये जो दो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये एक आपकी बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कि फूड किस
किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से आया है, बायोलॉजिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स आपकी टैबलेट्स वगैरह बनाने के लिए आपकी किसी डिसीज में आपको एक क्योर की तरह हेल्प कर सके। फूड इंडस्ट्री में कोई अगर फूड न्यू डेवलप करना है, फूड पैकेजिंग करनी है, फूड आइटम आपको सप्लाई करना है, फॉर दैट कंडीशन आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है ना। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये इंजीनियर और साइंटिस्ट इन दोनों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है टू टैकल द न्यूमरल इश्यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। यानी कि जब तक आपको फूड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो आप फूड को प्रोसेस नहीं कर सकते अच्छे से। जैसे सपोज करो, आई नो दैट जो सिट्रस फूड है, फॉर एग्जांपल आंवला है, उसमें विटामिन सी होता है और उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी है, अगर आप उसको ज़्यादा ऑक्सीजन के कंटेंट में रखोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इन द सेम वे आप उसको ज़्यादा देर तक कुक करोगे तो उसकी जो केमिकल है अंदर, जो उसका सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसको विटामिन सी आप बोलते हो, एस्कॉर्बिक एसिड, वो पाया जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पता है कि मैं फूड प्रोसेसिंग कर रही हूँ, अगर मैं किसी फूड में आंवले का यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे आंवले के कंटेंट को कितना रखना है और कितनी देर तक उसको कुक करना है जिससे कि जो उसके न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो आपका फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिजर्वेशन मैंने कल ही बताया था कि हर फूड की सेल्फ लाइफ में डिफरेंट होती है। जैसे सिट्रस फूड है, 2-3 दिन में वो खराब हो जाते हैं अगर आप उनको ओपन में छोड़ दोगे, बट वहीं आप उनको या तो सॉल्ट या फिर शुगर की हेल्प से आप उनको प्रिजर्व करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। वहीं पे जैसे कि सीज़नल कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि अदर सीज़न में अवेलेबल नहीं होती बट यू नीड टू ईट, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि उनको पहले ही स्टोर करके रख लेते हो। लेकिन अब हर फूड को स्टोर करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। जैसे सपोज़ करो मुझे फेनुग्रीक लीव्स मुझे स्टोर करके रखनी है, मेथी की पत्तियाँ, वो स्टोर करके रखने, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उनको धूप में सुखाने की बजाय छाँव में सुखाऊँगी। क्यों छाँव में क्यों सुखाऊँगी? क्योंकि एक तो उनका कलर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, दूसरी चीज़ कि उसमें जो उनके जो न्यूट्रिएंट हैं वो सनहीट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, है ना। तो दीज आर दी थिंग्स विच वी नो टू preservation, biotechnology, pharmaceuticals and food industry of the food, that means what physical and chemical properties they have. I hope it is clear to you. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि होती क्या क्या है। देखो, साइज एंड शेप सिंपल है, जो मैंने अभी बताया जो आपको बाहर से देखने को मिल रही हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं, है ना। वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम भी तो आपको पता चल रही है ना, मेरे पास ब्रेड है, सपोज करो आई हैव ब्रेड स्लाइस, तो अब मेरे पास ये 2 ब्रेड की स्लाइस है, एक ब्रेड तो स्क्वायर में मुझे पता चल रहा है और एक ब्रेड के रेक्टेंगल में और एक ब्रेड स्क्वायर में है, बट ये जो स्क्वायर में जो ब्रेड है ना वो रेक्टेंगल ब्रेड के कंपेरिजन हल्का सा थिक है, तो मुझे अब यहाँ इसकी वॉल्यूम पता चल रही है ना कि कितनी वॉल्यूम है इसकी, तो इन दी सेम वे मुझे देख के ही पता चल रहा है हाँ ये इससे मोटा है, ये इससे पतला है। प्रोसिटी, ठीक है। दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड आर एस्पेक्ट सच एज कलर भी होता है, स्ट्रक्चर भी और टेक्सचर भी। टेक्सचर में आप छू के एकदम पता लगाते हो कि स्मूथ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, क्रैकी है, इस काइंड ऑफ टेक्सचर दे है। कलर भी देख के आप पता चल लगाते हो, जैसे कि आप मार्केट में कोई भी फूड लेने के लिए जाते हो तो कलर देख के कैसे पता लगा लेते हो कि हाँ दिस फूड और फ्रूट हैव अ फ्रेश एंड दिस इज नॉट फ्रेश। स्ट्रक्चर से भी आप पता लगाते हो कि जो एक प्रॉपर हाइट में, एक प्रॉपर प्रपोजिशन में जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कोई फूड छोटे रह जाते हैं तो आप क्या समझते हो कि नहीं ये एक प्रॉपर फूड नहीं है। So these are the things of a physical properties. Let's we understand one by one all of them. सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम साइज एंड शेप। साइज एंड शेप क्या है? इंपॉर्टेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स होता है किसी भी फूड की, उसको देखने के लिए, उसकी ग्रेडिंग करने के लिए और उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। कैसे होता है? क्योंकि साइज की जब स्क्रीनिंग हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इवेल्युएट करते हैं, उनकी क्वालिटीज को देखते हैं।
सपोज करो कि मुझे ग्रो करना है, मेरे पास में एक गार्डन है, मेरे पास में सेब का गार्डन है ना, या आम का बगीचा है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे जो पेड़ के जो आम हैं, वो एक प्रॉपर जो उनका साइज है उसमें ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक पेड़ है जहाँ पे वो छोटे-छोटे रह रहे हैं, है ना? तो मैं क्या करूँगी कि उस कैटेगरी को मैं डिफरेंट कर दूँगी। जो छोटा-छोटा है, उस कैटेगरी को मैं अलग कर दूँगी, जो एकदम बड़े हैं, उनको मैं अलग कर दूँगी और जो मीडियम साइज़ के हैं, उनको मैं अलग कर दूँगी। तो मैंने क्या है ग्रेडिंग कर दी और हर किसी का एक टेस्ट भी अलग होगा, है ना? कलर भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक अपने आप में डिफरेंटली ग्रो किया है ना? इन फ्लूइड फ्लो देखो फ्लूइड फ्लो में भी अलग होगा। Example, particle size of the powder milk must be large enough to prevent agglomeration but small enough to allow rapid preservation। यानी कि क्या है कि अगर बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो एग्लोमेरेशन को बचा लेंगे, लेकिन अगर वहीं छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत जल्दी एकदम घुल जाएंगे, है ना? बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं उनको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहीं अगर छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है तुरंत पानी में घुल जाएंगे। आपको उनको ज़्यादा डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Volume and density की if I am talking about, so volume is another important physical property of food। यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर एक एक्सेप्टेंस देखता है। और चीज़ होती है ना कि वॉल्यूम आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने अभी ब्रेड स्लाइस का एग्जांपल लिया, तो आप देखते हो कि मार्केट में आप जाते हो कुछ तो पैकेजिंग होती है। सपोज यू हैव अ लेस पैकेट, ये आपके पास लेस की पैकेट है, एक में तो इतनी हवा भरी है और एक लेस पैकेट आपके पास ऐसी है, पर आप क्या है वॉल्यूम देखते हो, आप टच करके देखते हो, हिला के देखते हो। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ गैस है ना? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अरे इसकी ये बहुत बड़ा पैकेट मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा होंगे। तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे जज करते हैं, उसके बेसिस पे तुम एक्सेप्ट करते हो कि फूड आपका जो भी ले रहे हो, वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। Volume can be calculated from the measured dimension or by using various methods such as liquid, गैस और सॉलिड डिस्प्लेसमेंट मेथड। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, एक तो आप गैस के बेस पे चेक करते हो, दूसरा आप लिक्विड के बेस पे चेक करते हो। सपोज करो आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो तो कैन वाली है और एक ये आपके पास में बोतल वाली है ना? तो इसमें लिक्विड यहाँ तक है और इसमें लिक्विड यहाँ तक है। तो आप ये भी लिक्विड की वॉल्यूम भी चेक करते हो कि कितना वॉल्यूम है इसमें, सॉलिड भी चेक करते हो कि कितनी कंपोजिशन आ रही है आपकी। तो दीज आर द थिंग्स विच यू choose your food with the help of the volume. Volume measurement method can also be used for measuring the density of solid. सॉलिड की डेंसिटी चेक करने के लिए भी आपका वॉल्यूम मेजर चेक किया जाता है। These are the few key points of the volume and density। क्या है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी, है ना? जैसे कि सपोज करो आपके फ्रेंड ने तो क्या है एक ये वाला चिप्स का पैकेट ले लिया और एक दूसरे ने ये ले लिया। अब दो का क्या हो गया, इसमें तो सिर्फ वही गैस ही गैस पड़ी थी, यहाँ पे ज़्यादा फूड नहीं था। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दूसरे ने ये वाली पैकेट ली, उसके में बेशक गैस नहीं थी, फूला हुआ नहीं था, बट उसकी में क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसकी में क्वांटिटी कम थी। तो ये भी आपकी क्या है इफेक्ट करता है इस तरीके से। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैरेक्टरिस्टिक द टेक्सचर एंड द क्वालिटी ऑफ ड्राई एंड इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। यानी कि बहुत सारे फूड आपके ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से सूखे होते हैं और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होते हैं, वो आपकी पोरोसिटी कहलाती है। ठीक है, इसके प्रोज में बी ऑफ थ्री डिफरेंट फॉर्म। क्लोज्ड पोर्स दैट आर क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि एक तो आपका क्या है, ये फूड है वो सब जगह से क्लोज्ड है ना। ब्लाइंड पोर्स इन विच वन एंड इज क्लोज्ड, एक तो ये जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है, ये चारों तरफ से आपकी ये बंद होती है। ब्लाइंड पोर्स इन विच वन एंड इज क्लोज्ड, यानी कि एक आपका ले लो कि सिर्फ यहीं से वो क्लोज्ड है, बाकी का ये कुछ क्लोज्ड नहीं। फ्लो थ्रू प्रोसेस दैट आर ओपन एट बोथ एंड, यानी कि ये चारों तरफ से आपके ओपन हुआ है।
कितना मॉइस्चर कंटेंट वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट केक, जैसे कि आप केक की बात कर रहे हो, है ना? तो आपने ये जो केक बनाया, जब पैन में केक बनाया, तो जो आप नीचे से जो निकालोगे उसमें तो सारे ये पोर्स ओपन होंगे, लेकिन जो ऊपर का होता है ना, तो वो स्टीम की वजह से, वाटर की वजह से क्या है, वो प्लेन रहता है पूरा। तो यहाँ पे अब आप मॉइस्चर डालोगे तो वो बाहर फ्लो हो जाएगा, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन वहीं आप उल्टी साइड से डालोगे तो वो एकदम अंदर तक आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पोर्स ओपन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्स सारे के सारे बंद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलर। कलर एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ फूड प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यार हरी भरी चीज़ें तो हर किसी को पसंद आती है ना, रंग बिरंगी। एक कलरफुल चीज़ों की तरफ हर कोई अट्रैक्टिव होता है। अगर सपोज करो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती तो क्या आप अट्रैक्टिव होते? क्या आप अट्रैक्ट होते किसी के लिए? नहीं होते। तो इन दी सेम वे जो कलरफुल चीज़ें होती हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो। स्ट्रक्चर ऑफ फूड इन्फ्लुएंस टेक्सचर, जो कि आपके टेक्सचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, porous products such as aerated foods and bakery products where the bubble structure affects softness, and starch-based snacks where it affects crispiness। यानी कि क्या है, दो चीज यहाँ कह रहे हैं। अगर आपके किसी फूड प्रोडक्ट में बबल बन रहे हैं, बबल में फर्मेंटेशन है, तो वो आपकी सॉफ्टनेस को अफेक्ट करेगी। लेकिन वहीं आपके किसी फूड में क्या हो रहा है, अगर कोई स्नैक्स वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पे स्टार्च आपका बहुत मेन रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिस्पीनेस आपको प्रोवाइड करता है आपके फूड को। Food texture is an important sensory attribute as it affects the way food tastes and how it feels in the mouth। मतलब जो फूड टेक्सचर होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट सेंसरी एट्रीब्यूट्स होता है जो कि इस बात पे इफेक्ट करता है कि आपको फूड खाने में कैसा लगेगा, किस तरीके का टेस्ट होगा, और आप एकदम अच्छा फील करोगे खाने के बाद में या फिर बेकार फील करोगे। दीज आर द थिंग्स ऑफ द कलर। लेट मी अंडरलाइन ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। वन सेकेंड। जी, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास में एक फ्रूट है। आई हैव टू फ्रूट्स। यहाँ देखो, एक मेरे पास में ग्रीन एप्पल है एंड वन इज रेड एप्पल। तो आप इनमें से कौन सा चूज करोगे? कलर के बेसिस पे ही आपको चूज करना है। ठीक है, एक कलर के बेसिस पे चूज करना है और एक टेस्ट के बेसिस पे चूज करना है। तो विच वन यू चूज? ऑब्वियसली आता है कि कुछ लोग क्या है, रेड एप्पल को चूज करेंगे, बट वो ये भूल जाते हैं कि रेड एप्पल को चूज करेंगे। ग्रीन एप्पल भी होता है जो कि टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता है, बट हेल्दी फॉर दी हेल्थ, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा अफेक्ट किया किसने, कलर ने अफेक्ट किया। और दूसरी चीज कि रेड एप्पल जब मैंने खाया ना, तो वो खाने में मुझे सॉफ्ट भी लगा, उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगा था। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने ग्रीन एप्पल को टेस्ट किया तो मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, है ना? मुझे नहीं वो अच्छा लगा, एक तो उसका कलर ही इतना था, फीका फीका सा। सो दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट योर चॉइसेस ऑफ फूड। अंडरस्टूड? केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इनटू अनदर टाइप इज केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपके फूड में किसी एक की वजह से
दूसरे में परिवर्तन देखने को मिल गया तो वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे फ्लामेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी एंड हीट और कंबंशन। मैं भी बता रही थी ना कि जैसे आप किसी फूड को कुक करते हो तो आप हीट पे उसे रखते हो तो वहां पे आपकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट केमिकल। मीन्स अगर आप आयरन की यानी कि आप लोहे की कढ़ाई को देखोगे, अगर आप उसमें पानी लगा छोड़ दोगे तो उसमें क्या है, जंग लग जाएगी, रस्ट आ जाएगा। तो ये जो जंग लगती है वो किसकी वजह से, वो केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आयरन है, उसने आपको ओपन में रख दिया तो वो क्या है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, ऑक्सीजन प्लस वाटर, इनके कांटेक्ट में ही इन लोगों ने आपस में रिएक्ट किया जिसकी वजह से क्या है, रस्ट आपको देखने के लिए मिल गई जिसको आप जंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल गई। तो ये होती है आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, पीएच, एक्टिव एसिडिटी, फैट एंड ऑयल क्वालिटी, फैट कंटेंट कितना है। अब पीएच एसिडिटी क्या होती है, पीएच इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन फूड। यानी कि पीएच बताता है कि आपके फूड में कितना एसिड है और कितना बेस है। यानी कि जो एसिड वाली चीजें जो होती हैं, पीएच स्केल पता है ना कितना होता है, 14 तक होता है, राइट। 7 न्यूट्रल होता है उसका, 0। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड एसिड और एक साइड बेस। तो जैसे जैसे एसिड होता जाएगा उतना ही आपका टेस्ट है वो खट्टा होता जाएगा, है ना। बेस होता जाएगा, टेस्ट लेस होता जाएगा। तो ये चीज होती है। पीएच ऑल्सो अफेक्ट फ्लेवर, कलर एंड टेक्सचर। अब जैसे कि सपोज करो मैंने लेमन लिया और लेमन को मैंने वेजीज पे डाल दिया, तो ये इसका कलर इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि लेमन है उसका पीएच लेवल बहुत कम होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और एसिड को अगर आप किसी चीज पे डालोगे तो वो कलर फेड करता है। अंडरस्टूड। Fat and oil quality. The fat and oil quality depends on the composition of the product, type of processing and type of oil used. मीन्स देखो, एक आपने सुना होगा ट्रांस फैट के बारे में सुना होगा। ट्रांस फैट क्या होता है कि वो फैट होता है जहाँ पे आपने ऑयल को एक बार यूज किया, फिर सेम ऑयल को आपने सेकेंड टाइम भी यूज कर लिया, फिर अगेन वही आपने थर्ड टाइम भी यूज कर लिया। सो दिस कॉल्ड ट्रांस ऑयल, जो कि आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको फ्रेश ऑयल यूज करोगे ना तो उसका कलर अलग होगा और उसकी क्वालिटी भी अलग होगी, लेकिन वही सेकेंड टाइम में आप यूज करोगे तो कुछ पार्टिकल्स आपके जो पहले अपने फूड में जो कुक किए थे वो पार्टिकल्स आपके सेकेंड वाले में आ जाएंगे। तो जहाँ पे कि आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, सेम भी आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पार्टिकल्स मिल गए, थर्ड बार आप यूज करोगे तो और ज्यादा कलर चेंज हो जाएगा। लाइट से होते 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 क्या है, डार्क कलर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे आपकी क्वालिटी क्या है वो चेंज हो जाती है। हायर फैट प्रोडक्शन आर मोर सस्पेक्टिविटी टू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, यहाँ पे आप वैल्यू मेजर करते हो, ठीक है। रेंसिडिटी आपके स्पॉइलेज को बचाती है। अगर आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हो ना तो वहां पे आपका फूड डैमेज ना हो, वो आपकी रेंसिडिटी कहलाती है। दिस टाइप ऑफ रेंसिडिटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव, यानी कि जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो आती है उसको ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहा जाता है। फैट कंटेंट, इट इज मेजर्ड यूजिंग इक्विपमेंट दैट कैन इवेल्युएट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड। यानी कि जो फैट कंटेंट को आप कैसे मेजर करते हो कि आपने कोई भी फूड कुक किया तो वहां पे जो भी आपने फूड कुक किया है उसकी सॉलिड कंसिस्टेंसी को देखते हो, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी को देखते हो। इन दोनों को चेक करने के बाद में तब आप देखते हो कि इसमें फूड कंटेंट कितना है। Fat have no distinct melting point or solidifying point because they are such complex mixture of glyceride, each of which has a different melting point. मीन्स कि फैट जो होता है ना उसमें मेल्टिंग पॉइंट अगर वो सॉलिड हो जाता है ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफर करता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लिसराइड जो होता है ना उसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर उसमें मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिफरेंट हो जाता है हर किसी चीज का। आप बटर को देखोगे, बटर देखोगे डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहीं आप घी को देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा।
तो दीज आर दी थिंग्स विच इन्फ्लुएंस, ओके। ये किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं? ये ग्लिसराइड की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आई होप आपको केमिकल और ये समझ में आया होगा, ठीक है। फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज ड्राइव। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन वो होता है जो कि आपके जो सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स में आपके क्या है? ग्लूटेन पाया जाता है ना। जहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे हो, चाहे आप व्हीट फ्लोर ले लेना या फिर आप मैदा ले लेना, तो ये चीज़ें आप लोगे ना, आप इनको पानी में घोल लो। पानी में घोलने के बाद में जो एक तरीके से स्टार्च सा बनता है ना, एक फ्लोलेस सा वो टेक्सचर जो बनता है, वो आपका ग्लूटेन कहलाता है, जो कि आपके व्हीट फ्लोर में होता है ना, मैदे में होता है, व्हाइट फ्लोर जिसको बोलते हैं। तो इन सब में क्या है? ग्लूटेन होता है। यानी कि क्या है कि जो आपके जो भी डो है उसको सॉफ्ट बनाता है और एक आपस में जोड़े रखता है, अलग नहीं होने देता है। वो आपका ग्लूटेन का काम होता है, ठीक है। यानी कि आपस में पार्टिकल्स क्या हैं? आपस में पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, बिखरते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या है? आपको एक सॉफ्ट डो मिल जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्लूटेन है जो कि प्लांट सोर्स है, प्लांट से लिया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो वो है आपका व्हीट, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एक भी एनिमल नहीं है, लेकिन सोया में ग्लूटेन नहीं है, राइस में ग्लूटेन नहीं है, कॉर्न में। राइस में क्या है? स्टार्च है। इन दी सेम वे कॉर्न में भी आपके स्टार्च है। सिर्फ आपका व्हीट है जहाँ पे आपके क्या है? ग्लूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स डू नॉट कंटेन ग्लूटेन एंड इज एक्सेप्टेबल फॉर पेशेंट विच सेलेलिक डिजीज टू कंज्यूम। 30 सेकेंड है, आंसर दी क्वेश्चन। मतलब यहाँ कहा गया है कि ऐसा कौन सा फूड है जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है और जिस व्यक्ति को सेलेलिक डिसीज होती है वो उसको कंज्यूम कर सकता है। ये ऑप्शन है आपके ऊपर, इनमें से आपको आंसर बताना है। ओके, सो आई गिव यू आंसर। कि देखो, सेलेलिक डिसीज क्या होती है? मतलब जिस इंसान को जो ग्लूटेन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको आप सेलेलिक डिसीज बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोला कि आपकी जो ग्लूटेन किस किस में होता है? आपके व्हीट फ्लोर में होता है। तो ए ऑप्शन जहाँ कहीं भी उसको आप एलिमिनेट कर दो। इसमें है, इसमें है, इसमें है। अपने आप ही तीनों ऑप्शन क्या आपके एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा? बी सी डी, है ना। इन सब में क्या आपके ग्लूटेन होता है। आप कभी देखना कि आपका जब आप इनको डो बनाओगे ना इनका, तो डो बनाते टाइम क्या है ना, ये इजीली अलग नहीं होंगे। आपस में आप इनको खींचोगे ना, इलास्टिसिटी होगी इनमें। तो जिसमें इलास्टिसिटी होती है मीन्स दे हैव ग्लूटेन कंटेंट, और जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है उनमें ग्लूटेन कंटेंट नहीं होता है। कॉर्नफ्लोर है, आप इसको गूंदना तुरंत अलग हो जाएगा, ये एक क्रिस्पीनेस देगा। राइस फ्लोर है, ये भी आपको एक क्रिस्पीनेस देगा, तुरंत अलग हो जाएगा। ग्रैंड फ्लोर है, ये भी कहीं हद तक ये तुरंत टूट जाता है, ज़्यादा देर तक आपस में नहीं जुड़ा रहता है, तुरंत टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसका बना होता है? ये पल्सेस का बना हुआ होता है। So that's why answer B, C, D is the correct option. Next question है, which of the following foods are produced by involved lactic acid fermentation? 30 सेकेंड है, सॉल्व कीजिए।
ओके, तो देखो लैक्टिक एसिड किसमें होता है, जो भी आपके मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या है आपके लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके फर्मेंटेट करके बनते हैं, है ना। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, बियर भाई ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार का कोई भी मिल्क कंटेंट नहीं होता है। विनेगर ऑल्सो डोंट है। तो आप ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, ए यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, बी इन दोनों में है ये एलिमिनेट हो गया, आपके पास क्या बचा सिर्फ बी और सी। योगर्ट आपके किससे मिलके बना होता है, आपके मिल्क से बनके बना होता है ना। जब आप इसको ओवरनाइट तक रख देते हो तभी जाके इसमें फर्मेंटेट होती है, तब जाके ये योगर्ट बनता है, कब मिल्क से योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे चीज़ आपका कब बनता है, चीज़ को भी फर्मेंटेट किया जाता है। मिल्क को सबसे पहले फर्मेंटेट किया जाएगा लेमन डाल के, बेकिंग सोडा डाल के, तब उसके बाद में कंटिन्यूसली उसको स्टर किया जाएगा, तब जाके आपका चीज़ बनता है। ठीक है, तो बी और सी क्या थे आपके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल थे। Next है assertion, the most widely accepted method for determining the level of malnutrition in a population in times of famine is to determine in a child aged 6 to 59 months। यानी कि यहाँ कहा गया है कि अगर आपको पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन के कंटेंट को चेक करना है तो वहाँ पे बच्चे की जो एज है वो 6 से 59 मंथ तक की होनी चाहिए। रीज़न क्या दिया गया है, द सिम्टम्स ऑफ malnutrition फर्स्ट डेवलप इन यंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लैक ऑफ फूड। और रीज़न क्या दिया गया है कि जो माल न्यूट्रिशन के जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं ना वो यंग चिल्ड्रन में कब देखने को मिलते हैं, जब उनको फूड नहीं मिलता है। तो यू हैव अ 30 सेकेंड टाइम, मार्क योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे देखो रीजन असर्शन भी ठीक है, यह सही बात है कि जो 5 से 59 तक का मंथ का जो बच्चा होता है वहाँ पे हम पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उस कंडीशन में क्या है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो जाती है। सो दैट्स वाई बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। सो दीज आर दी फ्यू क्वेश्चंस टू यू। आई होप कि आपको आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, उनको रिकमेंड कर देना। और जिस भी स्टूडेंट्स ने फिलअप फॉर्म को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जाके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो, जहाँ पे आप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे जैसे ही आप फिलअप फॉर्म को डाउनलोड करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपका यूजीसी नेट होगा। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या है आपको कोर्सेज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप सर्च करके भी आप कोर्स सर्च कर सकते हो जो भी कोर्स आपको चाहिए।
तो जैसे सपोज करो आपको होम साइंस का कोर्स चाहिए, तो आप होम साइंस पे क्लिक करोगे। सिर्फ होम साइंस का कोर्स चाहिए जो कि पेपर 2 है, तो आप 1999 वाले पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, तो आप 2999 वाले पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे और दोनों पेपर की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। सारी क्लासेस लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो जैसे आप स्क्रीन को ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे क्या है, आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो आपके कोड एंटर करने के लिए आएगा। तो उस कोड में आपके क्या है, माथुर 10 ये एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप मेरे कोर्सेज में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं हम सेम टाइमिंग के आपके ऐप पे ही, जो कि आपकी 10 बजे क्लास रहने वाली है ना। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दी क्लास, क्योंकि कल भी हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत अच्छा है। और फिर फ्राइडे सैटरडे को मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे सेम टाइमिंग है 10 बजे। वहाँ पे तो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, मस्ती करो, जो मर्जी आए वो करते रहो, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट एंड क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है आपका फिलर फॉर्म यूजीसी नेट होम साइंस, फिलर फॉर्म होम साइंस यूजीसी नेट। ठीक है, आप इसको जैसे सर्च करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे, एंड आई होप कि कल सब लोग आप क्लास ज्वाइन करोगे।